अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और हसनात मलिक। नैब तरामीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। फ़ैसला इख्तलाफी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसे नैब तरामीम को कलअदम करार देने के 2 रुकनी अक्सरियती बेंच से इख्तलाफ किया है। फ़ैसला मोटा मोटा क्या है, वो ये है कि इन्होंने कहा कि अवामी मुफाद में ये काबिल समात है। इमरान खान की दरख्वास्त 50 करोड़ से कम की करप्शन के मुकदमात जो नैब के दायरे अख्तियार से निकाल दिए गए थे, वो तरमीम कलअदम कर दी है। और नैब का कानून का इतलाक़ जिस में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको रियायत मिली है, उसको रियायत नहीं मिली। यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी सियासतदानों को रियायत नहीं मिली, लेकिन पब्लिक सर्वेंट को रियायत है। और बेनामी असासों की जो तारीफ़ तब्दील की गई थी वो तरमीम कलअदम कर दी है। प्ली बारगेन के अंदर ये कानून में तब्दीली आई थी कि प्ली बारगेन करने के बाद अगर एक किस्त अदा की और दूसरी किस्त मुलजिम अदा नहीं करता तो प्ली बारगेन ख़त्म तस्वुर होगी और उसका दोबारा ट्रायल शुरू होगा। ये तरमीम ख़त्म कर दी गई है। और इसके बाद जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ज़रिए गैर मुमालिक से जो दस्तावेज़ात हासिल की जा सकती थी उसको क्वालिफाई किया गया था कि वो कानून शहादत पर अगर पूरा उतरेंगी तो फिर जो है वो काबिल अमल होंगी, लेकिन वो तरमीम कलअदम कर दी गई है। और अब जो भी डॉक्यूमेंट बाहर से म्यूचुअल असिस्टेंस के ज़रिए आएगा वो जो है अपना एक एविडेंस उसको बतौर पेश किया जा सकेगा कानून शहादत कि अब उसके अंदर ज़रूरी नहीं है, बस ठीक है आई है, ये काबिल कबूल शहादत होगी। और फिर जो दूसरा है वो ये है कि जो आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया करता था और उसको भी तरबीब ये किया गया था कि इसमें जो इनिशियली जो अगर आप आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाते हैं तो इनिशियली नैब को ये साबित करना होगा कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से बनाए गए हैं। तो ये तरमीम भी ख़त्म कर दी गई है। अब वही पुराना कानून के जनाब अगर आमदन से ज़ायद असासों के केस के ऊपर बारे सबूत नैब के बजाय मुलजिम पर होगा। तो ये मोटी मोटी हैं, लेकिन अभी तहरीरी फ़ैसला नहीं आया है। और आज हमारा ये मौजू भी नहीं है इतना बड़ा। हमारा असल मौजू ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून जिसको स्टे कर दिया गया था 13 अप्रैल को शायद समाअत थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उस कानून के हवाले से इतलात ये हैं कि वो मंडे को यानी सोमवार को लगाया जा रहा है और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उस दिन शायद फुल कोर्ट जो है वो बैठेगा। तो मेरा जो सवालात का ज़्यादातर फोकस होगा मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ साथी जो सहाफ़ी हैं हसनात मलिक और नासिर इकबाल, इनसे ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर होगा। ये चीज़ें हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी तक तहरीरी फ़ैसला नहीं आया जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसके ऊपर कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। नासिर साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की ऐसी क्या आपको लग रहा है कि क्यों पहले दिन ही समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है या तकरीबन मेरा ख़्याल हो गया है मुकर्रर, जो लोगों को बताया गया फ़ोन करके एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से? शुक्रिया करीम साहब। आपको मालूम है कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का लॉ आया था तो ये उस पर डिबेट शुरू हो गई थी, क्योंकि इस पर एक अहम बात यह है कि 3 सीनियर जजेस की कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा केस 184(3) वो किस किस लार्जर बेंच के सामने होना चाहिए और कौन से जजेस उसमें शामिल होंगे। ये जब शुरू हो गई थी, ये बड़ा अहम है और ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको याद होगा कि जब नैब की हियरिंग दोबारा शुरू हुई थी कुछ अरसे के बाद, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये सवाल उठाया था कि जब ये लॉ आ गया है तो ये क्या बेहतर नहीं होगा कि हम वेट कर लें या फिर फुल कोर्ट बना दें, या तो फुल कोर्ट बना के ये केस की सुने यानी नैब वाला केस, या फिर उस जो 8 मेंबर बेंच ने के कानून के फैसले तक इसको मौखर कर दिया, मौखर कर दें। आपको याद होगा कि 8 मेंबर बेंच ने इसको सस्पेंड किया, इसका ऑपरेशन। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सस्पेंड है, इस पे जजेस जो हैं कुछ जजेस का ये कहना है कि ये बेहतर होगा कि इस मामले को डिसाइड किया जाए। और ये जो लॉ आया था ये एम ऑन इट्स ओन नहीं आया था, मतलब जस्ट लाइक डैट नहीं आया था। ये पार्लियामेंट के मुश्तरका जॉइंट सेशन ने मंजूर किया इसको। ना सिर्फ पार्लियामेंट ने, ये डिमांड भी थी, ये बार काउंसिल्स की बाकायदा डिमांड थी कि ये जो फिक्सेशन ऑफ जजेस
और ये ख़ास मखसूस जजेस ही एक केस को बार बार सुने, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सीनियर जजेस को उसमें शरीक ना किया जाए, ये एक बड़ा थॉर्नी इशू बन गया था। तो अब मेरा ख्याल है कि जो ये इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि जब ये मंडे को ये केस सुना जाएगा, हो सकता है, मैं अभी तो कहना है कि ये शायद फुल कोर्ट बन जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो सस्पेंशन थी वो शायद विकेट हो जाए। लेकिन अगर ये बहस शुरू कर आप कहना चाह रहे हैं कि क्या इसका कोई इफ़ेक्ट इस जजमेंट पे होगा, नैब वाली जजमेंट पे, इसके बारे में अभी मैं कह नहीं सकता। हो सकता है कि वो इसमें ये कहा जाए कि जब तक ये केस चल रहा है, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जब तक वो केस चल रहा है, जब तक वो चलता रहेगा, तो उसमें शायद डिटर्मिनेशन हो जाएगी कि अच्छा, क्या। ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आपने भी जवाब नहीं, देना वो शुरू कर मैंने दिया। ऐसे ही मैंने कहा चलो मैं भी एक फ़लसफ़ा मार दूँ तो अच्छा हसनात, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, नासिर साहब को आपको पता है ना कि इतना लंबा इनका तजर्बा है और बड़ी अ, अंदर की कौड़ी लेके आए हैं अंदर ये। की कोड़ी तो कोई नहीं। और वो ये है कि फुल कोर्ट बनता है और मतलब प्रेज्यूमेबली और स्टे विकेट हो जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, स्टे विकेट होगा तो ज़ाहिरी बात है, एक तो कमेटी एक्टिव हो जाएगी 3 जजेस की, वो कानून सारा सामने आ जाएगा। अब मसला ये है कि ये जो नैब लॉ अमेंडमेंट की आज जजमेंट है, नहीं तो वो जो कानून है वो तो फिर अमल में आ गया, तो फिर वो रूबा अमल में कब से होगा? 20 अप्रैल से होगा या इस जजमेंट विकेट इसमें होने के बाद से अब होगा? देखना होगा इसमें क्या दरमियानी क्योंकि रास्ता है। कानून तो कहता है कि इमीडिएटली वो इन्फोर्स होगा। मेरा ख्याल है कि इस मामले में होगा, क्योंकि ये जो हम ख्याल ग्रुप है, इनके 184(3) के जजेस हैं जो कोर ग्रुप है, जैसे इजाज़ुल एहसन, बंदयाल साहब, मुनीब साहब, इन्होंने रिव्यू को भी उड़ाया है। पार्लियामेंट, मौजूदा पार्लियामेंट को तो उन्होंने बिल्कुल फारिग किया ना, नैब लॉ की अमेंडमेंट को भी फारिग किया। तो ये दोनों जो केसेस थे, इनमें बेंच जो है वो 5 रुकनी था। उस कानून के मुताबिक कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि लीगली ये बात काजी साहब ने भी की है और मंसूर अली शाह साहब ने, कि लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। तो ये जो आज की जजमेंट है, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, बताया जा रहा है कि अभी भी उसको इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये मे भी क्या पता है इस ग्राउंड पे ही फारिग हो जाए कि जी ये प्रॉपरली बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था। क्या पता पास्ट एंड क्लोज कर दिया जाए ये मामला, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो वैसे ही कहा जाए कि जी ये नहीं है, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था। तो ये सारे केसेस जो 13 अप्रैल से लेके अब तक आए हैं, इन सब को हम जो है वो दोबारा इनको देखा जाएगा। नहीं, हाँ, मतलब देखिए ना, ये अगर स्टे विकेट होता है तो इसका मतलब है कि कानून 20 अप्रैल के बाद था और 20 अप्रैल के बाद 184(3) के हवाले से बेंचेस चीफ जस्टिस ने बनाए भी थे और उन्होंने मुकदमात के फैसले भी किए थे। तो ये जो है ये एक मुतनाज़ा चीज़ हो जाएगी बिल्कुल, जस्ट स्टे विकेट होने से। सारे केसेस, सारी चीज़ें कम अज़ कम 184(3) की तो ख़त्म हो जाए, बड़ा मुतनाज़ा होंगी। और यही बात काजी फैसल ने भी की थी, इजाज़ुल एहसन साहब ने भी की। देखिए, मेरा ख्याल है बंदयाल साहब को इन चीज़ों से पर वो उनका ये था कि जो नैरेटिव है वो उन्होंने सरबुलंद रखा पीटीआई का। जहाँ पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में दरार पड़ी, वहाँ उनको परेशानी हुई। 2 केसेस में उन्होंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को परेशानी, इलेक्शन मैटर में एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाह रही थी कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन ना हो, पीटीआई कुछ और चाह रही थी। यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स की डिमांड ये थी कि काजी फैसल के चीफ जस्टिस से पहले ही कोई एडवेंचर कर ही लिया जाए ताकि यहाँ मजबूत हों, इनसिक्योरिटीज़ हों। तो वो एडवेंचर किया गया जो इस्टेब्लिशमेंट ने पसंद नहीं किया बंदयाल। ओवरऑल बंदयाल साहब का थ्रू आउट करियर देखें, नाज़ साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे, वो थ्रू आउट इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चले हैं, 3 नवंबर 2007 में उन्होंने ऐसे गलती हो गई थी, या वो आप कह सकते हैं कि वो बड़ा उन्होंने कर दिया था। उसके अलावा तो उन्होंने थ्रू आउट उनके जनरल फैज़, साकिब निसार एक और ये उस कैंप में थे। उसके बाद जो है वो, हाँ, वज़ीराबाद की जो FIR हुई इमरान खान की, इमरान खान चाह रहे थे कि सर्विंग जो है वो मिलिट्री ऑफिसर के ख़िलाफ़ को, वहाँ इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू किया और FIR करवाई जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी स्टेट के थ्रू। तो मतलब है, देखें, उन्होंने गाय बगाए, मेरा ख्याल है कि बड़ी उनकी खिदमात है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनको इसी तरह याद रखा जाए। नासिर साहब ये कह रहे हैं कि डिस्क्रीटली एंटी इस्टेब्लिशमेंट का तासुर देते हुए इस्टेब्लिशमेंट के लिए करते रहे और अब भी जो नैब तरामीम में पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी सियासतदान आएंगे तो नैब तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, आगे इंतखाबात हो रहे हैं, तो ये ठीक लगता है आपको? इन्होंने कहा कि डिस्क्रीटली एस्टेब्लिशमेंट की मदद करके गए हैं। लेकिन कयूम साहब, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इसको करप्शन के इशू को बनाएगी, इसको स्ट्रेंथन करेगी और इसको और आप अक्रॉस द बोर्ड इस पे आपने देखेंगे कि हो सकता है बहुत सारे नए पॉलिटिशियंस
या जो भी पॉलिटिशियंस हैं जो इस पिछली गवर्नमेंट में थे वो भी किसी ना किसी उनके खिलाफ शायद केस बन जाए, ये मुझे नज़र आ रहा है। मैं गलत भी कह सकता हूँ, ये मेरी प्रिजम्पशन है। नहीं, लेकिन अगर स्टे वेकेट हो गया और इन फैसलों की हैसियत मुतनाज़ होगी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो वैसे ही हर रोक देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन करप्शन का जो स्टिग्मा है वो तो ख़त्म नहीं होगा ना। देखें, मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि करप्शन एक स्टिग्मा, लोग उसको, ये कैच वर्ड है, लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इस करप्शन की वजह से लोगों ने भुगता भी है। ये बात है कि एक ऑर्डिनरी, सिर्फ एक ऑर्डिनरी सिटीज़न, हाँ ये बात ठीक है कि सिर्फ सियासतदान करप्शन नहीं करते, करप्शन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अच्छा चले आप वो दूसरी तरफ आ गए नासिर साहब। नेगोशिएशन जो है वो सेक्रेटरीज ही करते हैं, पॉलिटिशियंस। अच्छा नासिर साहब, दूसरी तरफ आ जाएं आप। मैं कह रहा हूँ कि ये फुल कोर्ट मीटिंग कर लेते। अब ये आपको पहले फुल कोर्ट मीटिंग होती नज़र आ रही है, या अगर ये मंडे को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लगता है और उसके अंदर बज़ाहिर फुल कोर्ट बन जाती है, बना दी जाती है, तो हम ये समझेंगे कि क्योंकि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात और रूल से मुतालिक है तो एक ओपन फुल कोर्ट मीटिंग सब पब्लिक के सामने होगी। यही लग रहा है कि जो डिसीजन फुल कोर्ट मीटिंग में होने थे अब वो फुल कोर्ट सबके सामने कोर्ट रूम नंबर 1 में होगी। और लेकिन ये है कि उससे पहले आपस में मुशावरत हो करके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुशावरत नहीं होगी, छोटी मोटी तो ज़ाहिर है, वो जो टी रूम है, एंटी रूम जो है, उसमें लोग बैठेंगे, जजेस बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो डिस्कस होगा। लेकिन जो फुल कोर्ट बैठेगी ये प्रिजम्पशन है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि फुल कोर्ट ही बैठेगी पहले दिन मंडे को। हाँ। और ये प्रैक्टिस, आपको लगता है कि उसमें कुछ जज साहबान उठ भी सकते हैं? देखिए, नहीं उठना चाहिए। पहले उठ सकते हैं कि नहीं? आप सवाल का जवाब दें, हाँ या नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये एक बैड प्रेसिडेंस होगा, ये कोई अच्छा इकदाम नहीं होगा। ये तो एक फिर वो डिवीज़न वाली बात होगी, क्योंकि बज़ाहिर क्यों उठेंगे, नज़र नहीं आता। नहीं, ये हो सकता है कोई जज साहब कहें कि जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक है, तो चीफ साहब आप ना बैठें। फिर नहीं तो बंदियाल साहब ने जो कुछ करते रहे, क्या वो तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे सब कुछ करते रहे। प्रॉब्लम ये है कि उसमें तो फिर तीनों ना बैठे, जज साहब भी ना बैठे, सरदार साहब भी ना बैठे, सरदार तारिक। मेरा ख्याल है कि वो इशू नहीं है, वो खुद प्रेसिडेंट उसमें जो है वो बंदियाल साहब की मौजूद है। उन्होंने हर केस में जहाँ उनका इंटरेस्ट भी था तो वो बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है उसके कोई इशू नहीं होगा। नहीं, ये देखे ना कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अंदर बुनियादी तौर पर तो पहले 3 जज साहबान ही के से ज़्यादा वो दूसरी एक और बात है ना, फुल कोर्ट बैठेगी। मेरा ख्याल है कि अब एक रास्ता तो चाहिए ना। कादी फाइज साहब 4 महीने से किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, उनकी एक पोजीशन है, वो पोजीशन जुडिशियल आर्डर से ठीक होनी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले से नहीं होनी। जुडिशियल आर्डर है कि स्टे हुआ है और स्टे पे सारे काम चल रहे थे, अब स्टे ख़त्म होगा तो तब वो बैठेंगे, चाहे वो फैसला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो कलदम ही करा दे। इवन वो जो 8 जज साहबान ने स्टे किया हुआ है उसकी रोशनी को भी अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि जो पिछली जजमेंट है मास्टर ऑफ रोस्टर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो काजी फैसला के पास ये इख्तियार है ही। मैं तो कहता हूँ कि फिर वो वही कर दें, जो भी करना है फैसला करें। मे भी ये भी फैसला हो कि भाई स्टे विकेट हो और स्टे के बाद जो है जल्दी फैसला हो जाए, मे भी 1 आध दिन में 2 दिन में इस कानून का। लेकिन इस कानून के हामी भी हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि मे भी ये कानून सर्वाइव कर भी जाए और बेहतर है हो जाए। आप हामी नहीं, आप ये जो है ना बड़ी छुपी हुई बात ना करें, ज़रा खुल के आए सामने। मुझे ये बात बताएं कि 8 थे जिन्होंने स्टे किया था, उनमें से एक बंदियाल साहब चले गए, साथ रहेगा, कपड़े झाड़े चले गए, डिस्क्रीटली आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के वो फ़ायदे पहुंचा के चले गए, ठीक है। अब पीछे रह जाते हैं 7। उन 7 जज साहिबान में से आपको लगता है कि स्टे वेकेट करने के हवाले से वो 7 जज साहिबान में से टूट सकते हैं जज? देखें, खबरें तो बहुत हैं कि इस तरह की 2 और जजेस भी में भी बात हो, ज़्यादा हो। देखें, बात यही है ना कि उस वक्त तो एक बहाव था, उसमें चल गया चीफ जस्टिस जो है वो उसने चलाया जिस तरीके से। बंदियाल साहब ने एक धड़े के जरिए, वो बल्कि ख़ुद कहते थे कि हमारे तो 7 जजेस हैं, दूसरों ने तो मुझे काम नहीं करने दिया, और जब मैं इलेक्शन मैटर में ही क्यों मेरी मुखालफत की और ये वो किया। मतलब ये नासिर साहब ये कह रहे हैं कि हाँ उसमें से जज टूट सकते हैं। देखिए कयूम साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ कि ये ईगोज़ की जंग नहीं होती। और आपको याद होगा डस्का के जब हियरिंग हो रही थी तो उसमें जस्टिस मुनीब साहब ने कहा था कि आई बिकम वाइजर मोर एंड मोर।
एवरीडे। वो हर जज जो है ना, वो जब देखता है कि पिछला फैसला कहीं डंडी मार वो कहता है आई बिकेम मोर वाइजर नाउ। हाँ, तो मेरा मतलब ईगो की जंग नहीं है। वो कहते तो हैं जज जब- साहब तुसी पिछले केस ऐसे ही फैक्शन ए फैसला था, तो जज साहब कहते हैं आई बिकेम मोर वाइजर नहीं अब नाउ। नहीं नहीं, तो कयूम साहब देखें, जैसे बंदयाल साहब ने जो है वो पार्टी हेड का जो है वो फैसला दिया था कि हाँ पार्टी हेड के कयूम साहब इख्तियार है, जज्बाती ना ठीक हुआ है ना। करें, पूरी और बात फिर सुन लिया जो है करें हम दोस्त मजारी के केस के अंदर उन्होंने कहा आई बिकेम मोर वाइजर। अच्छा कयूम साहब ज़्यादा जज्बाती ना हुआ करें ना, पूरी बात सुन लिया करें ना। ये फुल कोर्ट जब बैठेगी तो वो उसको इख्तियार है कि वो किसी भी जो पुराना ऑर्डर है उसको रिव्यू फुल कोर्ट करे। बनेगी कैसे, पहले ये बताएं। मैं तो कौन बनाएगा? चीफ जस्टिस बनाएंगे, जो नए चीफ जस्टिस हैं वो बनाएंगे ना। तो जो बिल है वो तो चीफ जस्टिस के और 3 जजेस के इख्तियारात से मुतालिक है, तो क्या वो जज फॉर हिज ओन कॉज नहीं हो जाएंगे? तो वो क्या वो पहले मुशावरत नहीं करके नहीं आ सकेंगे? पहले चंद मतलब मुझे बताएं ना। नहीं वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इतराज आ सकता है इस तरह 18वीं का? तरमीम वाला मामला है, चीफ जस्टिस का इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सारा केस सुनते रहे, वो इसमें तो फिर 6 अगले चीफ जस्टिस हैं, सारों को उठाएं फिर। और जस्टिस जो 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 चीफ minus जस्टिस नहीं माइनस जो चीफ जस्टिस बन सकता है उसके बेंच जैसे बने हैं। असर मिलना, जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी और इनको बिठा दें, जो जजेस जो नहीं है तो फिर उनसे करवा लें। अब वहाँ देखना होगा कि मेजॉरिटी उस किस माइंड सेट की ज़्यादा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इमिकेबली कुछ चीज़ें हल होंगी, क्योंकि अब फुल कोर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि बंदयाल साहब तो फुल कोर्ट में नहीं थे, वो उनको इस चीज़ से चिढ़ हो गई थी। और दूसरा वो उन्होंने कहा मैं भी देहाती हाँ, पूरी जिद लावांगा, जे मेरे ना अगर ऐ करोगे तो मैं मेरा भी कख नहीं रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा भी नहीं छोड़ांगा। अच्छा नाज़िर, आपको लगता है कि बंदयाल साहब काजी फैसल साहब के लिए कुछ बारूदी सोंगे बिछा गए? ये मिलिट्री कोर्ट का केस अच्छा खासा एक प्रॉब्लमेटिक है। फिर 56,000 की जो पेंडेंसी है ये एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये है कि जो अभी यूनिटी अगर ये जो डिवीज़न है ये तासर ख़त्म करना है, ये भी एक साहब की ख्वाहिश हाँ। पूरी नहीं हुई कि 2 छक्के लगाएं। और फौजी अदालतों का बड़ा लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा अब हिस्ट्री बनाएंगे। अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट को ही फ़ायदा हुआ ना। वो बेचारे पीटीआई वाले जो 102 लोग हैं वो तो ज़ेर हिरासत है, ना उनका ट्रायल शुरू हुआ है ना कुछ और हुआ है, वो वहीं पे फौज की हिरासत देखिए में ही मेरा हैं। ख्याल है कि इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा बंदयाल साहब को कि मुझे अगर मेरी लेगेसी प्रो एस्टेब्लिशमेंट जानी जाए, क्योंकि वो थ्रू आउट उनका एक सिलसिला रहा। ब्यूरोक्रेट के बेटे रहे, नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे हमने बड़ा उनको मार्शल closely लॉ के देखा। दौर के अंदर देखिए उनकी वो मैं परवरिश भी हुई। उनको माजी में छोड़ें उस चीज़ को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वैद फैक्ट्स बताएं कि कोई जजमेंट जिसमें उन्होंने एक कोशिश की इलेक्शन मैटर में, मैं कह रहा हूँ वो ट्राई मारी, उसकी अच्छा वजह मेरी जो है ना, मेरी उससे उसके बारे में भी जो है ना अब राय तब्दील हो रही क्या? है कि वो कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। हाँ। वो देख रहे थे कि अगर इलेक्शन वाला मामला जो है ना ओहो उसको ख़त्म करने के लिए वो सुओ मोटो नोटिस लिया गया नहीं, था नहीं। कि इलेक्शन ना हो। नहीं मेरा ख्याल है कि मैं उसके बाद के आप वो देख लें आप कि जनाब एक दिन इलेक्शन कराने पर राजी हुए, सरदार काशिफ की पिटीशन आ गई और फिर वो सारा कुछ नहीं, हुआ। बाद में नहीं, तो वहाँ और ना वो इलेक्शन ना कराने पर किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं, वो की। entertain ऑडियो लीक्स के अंदर सिर्फ जो है ना साड़ सूड़ काट के टूट देखिए गए। उनकी ये है कि उन्होंने दोस्तों और दुश्मनों को एक ही खाते में रखा। मेरा ख्याल है उन पे ट्रस्ट बहुत कम लोगों का रहा। एस्टेब्लिशमेंट भी आखिर में मेरी समझ में तो उन पे ट्रस्ट उनका नहीं रहा। वो डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट। और ब्रदर जज भी हो गए थे, सियासी जमातें पहले थी, पीटीआई के लोग गाए बगाए, आखिर में उन्होंने आज एक बाहर निकल के छक्का लगाया कि यार ये नैब लॉ अमेंडमेंट पे आपका नैरेटिव बना के जा रहा हूँ, ज़रा देखो और इसको खेलो। ठीक है, लास्ट गिफ्ट, हाँ बस लास्ट गिफ्ट। हालांकि ये पार्लियामेंट को भेजा जा सकता था कि जी पार्लियामेंट दोबारा इमरान खान आ जाएं विद मेजॉरिटी, इसको कंसिडर करके दोबारा जो भी करना। लास्ट गिफ्ट नहीं है, लास्ट लाफ है। नहीं लास्ट लाफ नहीं है, लास्ट लाफ तो अभी होगा। नहीं लास्ट लाफ ही है। लास्ट लाफ तो होगा नाज़िर साहब। अभी तो खैर वो जो बहरहाल नहीं ये जो कह रहे हैं अब इसके बारे में कि किसी ने कहा था द किंग इज़ डेड लॉन्ग लिव द किंग, तो नए किंग आ गए हैं। अब देखें इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें होंगी। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका और हसनात मलिक आपका। लें जी नासिर साहब के इन अल्फाज के ऊपर ख़त्म करते हैं, द किंग इज़ डेड लॉन्ग लिव द किंग। और बहरहाल शुनीद यही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो मंडे को लगने जा रहा है, और अगर फुल कोर्ट बनती है उसके ऊपर तो बड़ी मज़े की एक होगी कि पहले दिन ही फुल कोर्ट होगी। वो फुल कोर्ट जो कि उमर अताब बंदयाल साहब किसी न किसी बहाने जो है वो उसको ना बनाने पर रजामंद नहीं थे, और अगर फुल कोर्ट बनती है तो फिर ये देखना होगा
कि जो सामने पिटिशनर है उनकी तरफ से उस फुल कोर्ट के ऊपर कोई एतराज़ आता है या नहीं आता, और अगर एतराज़ात ये आए कि जनाब ये 3 जज साहबान के मुतल्लिक मामला है या चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुतल्लिक मामला है, तो फिर मामला और सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन ये सब कुछ मंडे तक, और मंडे की कहानी लेकर इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।